हैं? क्या अंग्रेजों को कुबेर का घर का पता चल गया था क्या? बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वही है वही जो राम रच राखा। गृहयुद्ध तो होना ही है, वो कोई टाल नहीं सकता है। वो तो इस देश की नियति में लिखा था जिस दिन इस देश की जनसंख्या विस्फोट हो चुकी थी। हिटलर एक बात बड़ी प्यारी कहता था, एक मुर्गे को लाता था दरबार में, उसके सारे पंख नोच देता था। अफगानियों से कौन लड़ेगा यार? किसकी हिम्मत है जो अफगानियों से लड़ेगा? अफगानिस्तान को कहा जाता है द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स इन द वर्ल्ड। इसलिए तुमसे कहता हूं, शरीर और मन को ताकतवर बना लो। लग्जरी नपुंसकता पैदा करती है। और सीआईए से वाले साउथ से, तमिलनाडु से, इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है और हिंदी समझते नहीं। जब तक उनको समझाओगे कि साहब मच्छर चला गया था और ऐसे हो रहा था, तब तक। अमरोहा के कलेक्टर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर, अवध के लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखा कि साहब घास छोड़ के इस जिले में लोगों के पास कुछ भी नहीं है। बोले घास बड़ी प्यारी चीज है, उसको कटवा के मगार में बिचवा के और टैक्स जमा कराओ। वैसे भी किसी को आटे की जरूरत नहीं, दिन भर इंस्टाग्राम पे देख रहे रील। एक नाच खत्म हुआ, दूसरा नाच शुरू, तीसरा नाच शुरू, वैरायटी का नाच। कौन समझाए इस देश के लोगों को? अभी बोल दूंगा तो बुरा लग जाएगा। ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन, क्षत्रिय ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन। आप किसी को दुश्मनी करके खंजर मारते हो तो उतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन दोस्ती करके मारते हो। जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम छठा चैप्टर शुरू करेंगे। द रिवोल्ट ऑफ 1857। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कितनी मुश्किल से इस देश को बनाया, कितने लोगों ने, हजारों लोगों ने, हिंदू, मुसलमान, दलित, ब्राह्मण, सब ने बलिदान दिया, और आज सब आपस में लड़ रहे हैं। कितना खून बहाया लोगों ने इस देश को बनाने में, कितना बलिदान लगा इस देश को बनाने में, और आज इस देश में सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। खैर, वही है वही जो राम रच राखा। गृहयुद्ध तो होना ही है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। वो तो इस देश की नियति में लिखा था जिस दिन इस देश की जनसंख्या विस्फोट हो चुकी थी। विक्रम कुमार, जय हिंद। तो तीन चीजें हैं, पहले इन तीन चीजों को समझ लो, फिर रिवोल्ट की चर्चा करते हैं। पहली चीज है मूवमेंट, आंदोलन। दूसरी चीज है रेवोल्यूशन, क्रांति। और तीसरी चीज है रिवोल्ट, विद्रोह। ये तीन चीजें हैं, रेवोल्यूशन, मूवमेंट और रिवोल्ट। मूवमेंट का मतलब है, मूवमेंट, आंदोलन का क्या मतलब है? डिमांड फॉर चेंज, परिवर्तन की मांग, खत्म करने की मांग नहीं, लिख लेना। मूवमेंट, जब भी तुम कहते हो आंदोलन, तो परिवर्तन की मांग, डिमांड फॉर चेंज। जैसे 6th सेंचुरी BC रिलीजियस मूवमेंट, धार्मिक आंदोलन, रिलीजियस मूवमेंट, 6th सेंचुरी BC। वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था। क्या मांग हो रही है कि यह वर्ण व्यवस्था जन पर ना हो, किस पे हो? कर्म पर। आंदोलन मतलब कि मांग हो रही है परिवर्तन की, कि यार चेंज कर दो, बस खत्म मत करो, चेंज कर दो। वर्ण सिस्टम, अब इतना प्यारी चीज है वर्ण सिस्टम। तो 6ठी शताब्दी का जो धार्मिक आंदोलन है, बुद्ध है, महावीर है, वो कह रहे हैं वर्ण सिस्टम को खत्म मत करो, वर्ण व्यवस्था को खत्म मत करो, इसको चेंज कर दो। जन्म आधारित नहीं, कर्म आधारित। ये तो हुआ मूवमेंट, डिमांड फॉर चेंज, परिवर्तन की मांग। श्रेया गुप्ता, क्या हाल है बेटा? रेवोल्यूशन का मतलब, रेवोल्यूशन मतलब क्रांति, एंड ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्डर, मतलब जो व्यवस्था चली आ रही है उसका अंत। कैसे? एग्जाम्पल, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति 1789,
किसका अंत हुआ? मोनार्की का। राजशाही का अंत हो गया। किसका जन्म हुआ? पार्लियामेंट का। राजशाही का अंत और पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत, यह है रेवोल्यूशन। एंड ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्डर। मोनार्की चली आ रही थी, खत्म। अब नई व्यवस्था पैदा हो गई, संसदीय प्रणाली। और विद्रोह, रिवोल्ट, मतलब डिससेटिस्फैक्शन लीडिंग टू अपराइजिंग। डिससेटिस्फैक्शन और डिसकंटेंट, असंतोष से उपजा अपराइजिंग। ये तीनों में अंतर है। अब एक मूवी आई थी गंगा जल, उसमें एक सीओ होता है, तो जब भी कोई दुर्घटना घटती है तो एक डायलॉग देता है, कहता है ये तो साला होना ही था। ये उसकी पेट लाइन होती है। जब भी कोई दुर्घटना होती है तो सीधे एक ही बात बोलता है, ये तो साला होना ही था। और भारत सरकार से मूवी की बात आई तो मुझे बारह याद आया कि भारत सरकार से मेरी अपील है कि तिकड़म मूवी को पूरे भारत में टैक्स फ्री कर दिया जाए। मतलब उसमें अमित सयाल जी की एक्टिंग को तो सलाम ही है, सलाम है, सलाम। इस पे मैं चर्चा करूंगा आगे चल के। क्लास के बाद मैं 10 मिनट इस पे दूंगा कि आपको तिकड़म मूवी क्यों देखनी चाहिए। पहले क्लास खत्म कर लूं, फिर आता हूं मैं उस पे। तो गंगा जल की बात चल रही थी कि गंगा जल में सीओ साहब जब भी कोई दुर्घटना घटती है, आरके सिंह इंस्पेक्टर की जब हत्या होती है, कहता है कि ये तो साला होना ही था। ठीक, तो वही बात यहां भी है। जिस दिन ब्रिटिश रूल की शुरुआत हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिस दिन ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत हुई, उस दिन यह बात लिख दी गई कि ये तो साला होना ही था। क्यों? कंपनी का शासन है, उस शासन का कैरेक्टर देखा हमने, पॉलिसीज, ग्रावियंसेस, और डिस्कंटेंट, चरित्र, शासन का चरित्र, कैरेक्टर यानी चरित्र। चरित्र कैसा था? कॉलोनियल, औपनिवेशिक, कॉलोनियल चरित्र, औपनिवेशिक। क्या है कॉलोनियल चरित्र? शोषण, मालिक और नौकर का संबंध, बाप बेटे का नहीं, मालिक और नौकर का। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, उसका जो चरित्र था, कैरेक्टर, पहली चीज कैरेक्टर लिख लेना, कॉलोनियल कैरेक्टर, यानी मालिक और नौकर का शोषण का संबंध। मालिक और नौकर लिख लेना ब्रैकेट में, मालिक और नौकर का संबंध। पॉलिसीज, नीतियां, कॉलोनियल, सिर्फ ब्रिटेन का हित, ओनली इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश एंड ब्रिटेन। पॉलिसीज, चरित्र कॉलोनियल, नीतियां कॉलोनियल, इंपीरियल भी लिख सकते हो, साम्राज्यवादी। ओनली पॉलिसीज फुलफिलिंग द इंटरेस्ट ओनली ऑफ ब्रिटिश एंड ब्रिटेन। नीतियां सिर्फ ब्रिटिश और ब्रिटेन के इंटरेस्ट में। ग्रेवियंसेस, शिकायत, हर वर्ग को, एवरी सेक्शन, क्या किसान, क्या जमींदार, क्या राजा महाराजा, क्या कॉमन पीपल, क्या मिडिल क्लास, सब। ऐसा कोई वर्ग नहीं था जो इनसे खुश हो। मतलब इनके लिए कहावत थी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। हर वर्ग, अभी आगे डिस्कस करेंगे, हर वर्ग, ग्रेवेंसेस,
डिस्कंटेंट, एंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, समस्त जनसंख्या में डिस्कंटेंट। तो कैरेक्टर कॉलोनियल, पॉलिसीज कॉलोनियल, ग्रावेंसेस हर वर्ग दुखी, डिस्कंटेंट संपूर्ण जनसंख्या। तो विद्रोह तो होना ही था। एक आध कमी हो तो आदमी बर्दाश्त कर ले जाए, एक आध पीड़ा हो तो आदमी बर्दाश्त कर ले जाए। जब चारों चौतरफा पीड़ा, चारों तरफ से आप कष्ट दे रहे हो, मानसिक, हार्दिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सब तरफ से, तब टूट जाएगा आदमी कि मारो यार, मरो या मारो। चौतरफा कष्ट, उस पर से गरीबी, चौतरफा कष्ट, उस पर से गरीबी, उस पर से अकाल। 1757 से 1857 चौतरफा कष्ट, चौतरफा कष्ट, फिर गरीबी, फिर अकाल और पूर्ण उपेक्षा, कंप्लीट निग्लेक्शन, सुनना ही नहीं है। अब बताओ, अंततः आदमी हथियार उठाएगा नहीं तो क्या करेगा? अब तुम बताओ, अगर आदमी इस परिस्थिति में हथियार नहीं उठाएगा तो क्या करेगा? इसलिए चाहे जितना खतरनाक शासक हो, एक बात का ध्यान रखता है कि जनता को कष्ट दो, पर इतना मत दो कि वो बगावत कर दे। हिटलर एक बात बड़ी प्यारी कहता था, एक मुर्गे को लाता था दरबार में, उसके सारे पंख नोच देता था और फिर दाने डाल देता था उसके सामने, और मुर्गा दाना चुगने लगता था। कहता था बस राजा को ऐसा ही होना चाहिए कि इनके सारे पंख नोचो, पर कम से कम इनको जिंदा रहने की बहुत सहूलियत दो। जब जिंदा रहने पर ही सवाल उठ जाएगा, फिर तो बगावत होगी। तो चौतरफा कष्ट, पहला इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। दुनिया में सबसे बड़ा जो शोषण है वो है आर्थिक शोषण। सबसे बड़ा जो शोषण है वो आर्थिक शोषण है। तुम देखो दिल्ली मेट्रो पे राजू चौक, कश्मीरी गेट, सबसे व्यस्त कश्मीरी गेट, राजू चौक, सब वही पब्लिक जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे चलती है वही मेट्रो में भी चलती है। पर मजाल है, कोई मेट्रो स्टेशन पर थूक दे, कोई कागज फेंक दे, फाइन, जुर्माना। तुमने सिर्फ ऐसे पकड़ लिया, तुरंत आवाज निकाली तो तुम देखो थूक पड़ा, कोई दूसरा थूक दिया, आप ही को पकड़ लिया। 200 और सीआईएसएफ वाले हैं, साउथ से, तमिलनाडु से, इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है और हिंदी समझते नहीं। जब तक उनको समझाओगे कि साहब मच्छर चला गया था और ऐसे हो रहा, तब तक। और ये बात भारत ने सीखी कहां से? सिंगापुर से। लिबरलाइजेशन हुआ तो ज्यादातर कॉर्पोरेट मीटिंग सिंगापुर में। भारत का आदमी थूकने का शौकीन, ज्यादातर सांप जैसी प्रवृत्ति है, डसने वाली, तो थूकने की आदत है। और जहां लिखा होगा यहां थूकना मना है, वहीं ज्यादा थूकेंगे और थूक के आंख मार के मुस्कुराएंगे भी कि देगे। तो जब सिंगापुर पहुंचे भारत के लोग तो थूकने लगे। अब बेचारे मेहमान को मार नहीं सकते तो फाइन लगा दिया, $300, 20-25 हजार रुपया। अब जिसने 20,000 रुपया फाइन दिया उसके पूरे खानदान का सलाइवा सूख गया कि भैया हम नहीं थूकेंगे भाई। अरे बोले अब थूक चुके हो। दुनिया में सबसे बड़ा शोषण है आर्थिक, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबका शोषण किया। पेजेंट, वीवर, आर्टिशंस एंड क्राफ्टमैन, जमींदार्स, मिडिल एंड अपर क्लास, रूलर्स,
कौन बचा? पेजेंट्स, किसान। एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू, एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू 50% प्लस, 60-70 तक चला जाता था। चलो ठीक है, 30 बचा, खा पी के जी लेंगे। इन एनी कंडीशन, इन एनी, बोले सूखा पड़ गया, बोले कोई बात नहीं, जो घर में रखा वो ले आओ। अमरोहा के कलेक्टर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर, अवध के लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखा कि साहब घास छोड़ के इस जिले में लोगों के पास कुछ भी नहीं है। बोले घास बड़ी प्यारी चीज है, उसको कटवा के मगार में बिचवा के और टैक्स जमा कराओ। और लगान मूवी देख लो यार, कंपनी है ये, कोई राज्य थोड़ी है, उससे क्या मतलब वेलफेयर से। किसान, वीवर, मिदनापुर के वीवरों ने अपना अंगूठा काट लिया। कच्चा माल महंगे में बेचते थे और फिनिश गुड सस्ते में खरीदते थे। 1 किलो कपास दिया 20 रुपए का, अब 1 किलो कपास में एक शर्ट बनी तो शर्ट कम से कम 30 रुपए की होगी। 1 किलो कपास बेचा 20 रुपए में तो शर्ट बनी, उसको खरीदा 12 रुपए में। आर्टिसन एंड क्राफ्टमैन मोनोपोली, हमारे अलावा किसी को बेचोगे नहीं। मोनोपोली, जो भी सामान बचा रहे हो हमारे अलावा किसी को बेचोगे नहीं। टॉर्चर, फ्लॉगिंग, जमींदार सनसेट लॉ 1784, सनसेट लॉ, बोले बेटा टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि है 15 दिसंबर 2024। अब मान लो कि पंद्रह दिसंबर 2024 की सूरज डूब गया और टैक्स नहीं जमा हुआ तो जमींदारी जब्त। सरकार छीन लेती थी, किसी दूसरे को दे देती थी। कल तक जो जमींदार थे वो उस नए जमींदार के घर बर्तन धो रहे हैं। अपर मिडिल क्लास, अब पोएट था, म्यूजिशियन था, डांसर था, क्लर्क था राजा महाराजाओं के यहां। अब जब राजा महाराजा बर्बाद हो गए तो ये लोग भी बर्बाद हो गए। जब मालिक ही चला गया तो फिर नौकरों की क्या स्थिति है? और राजाओं से एक्सटॉर्शन। नवाब ऑफ अवध, ऐसा कोई था ही नहीं जिसको इन्होंने इकोनॉमिक, क्योंकि इनको पैसा चाहिए था, बस पैसा ले आओ। तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ईच एंड एवरी सेक्शन, सबका शोषण किया। किसान, जुल्हा, बुनकर, आर्टिशन और क्राफ्टमैन, जमींदार, मिडिल और अपर क्लास, रूलर्स, सब। जब भी कंपनियां देश की मालिक बन जाती हैं, कहने की जरूरत ही नहीं। आज दुनिया में देख लो, कंपनियां देशों की मालिक बन गई हैं। कॉमन आदमी का क्या हाल है? आज डेटा सस्ता है, आटा महंगा है। वैसे भी किसी को आटे की जरूरत नहीं, दिन भर इंस्टाग्राम पे देख रहे रील। एक नाच खत्म हुआ, दूसरा नाच शुरू, तीसरा नाच शुरू, वैरायटी का नाच। भाई आदमी बाहर में गया तो एक आदमी नाच रहा है, वहां वैरायटी का नाच मस्त है। एक आदमी हंसा रहा है, दूसरा आदमी हंसा रहा है, तीसरा बना रहा है, और उसको भूख ही नहीं लग रही। आप देखो, डेटा सस्ता, आटा महंगा, पढ़ाई की दरें आसमान चूम रही है। जिस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य पे अगर आदमी लोन ले तो उस पे इंटरेस्ट रेट तो कम से कम कर दो यार। जिसने होम लोन ले लिया ना,
जिसने होम लोन ले लिया तो एक मजदूर हो गया, वो ईएमआई स्लेव। जिसने 1.5-2 करोड़ का होम लोन ले लिया वो ईएमआई स्लेव हो गया। अब वो शहर छोड़ के जा ही नहीं सकता, अब उसको मजदूरी करना है अगले 20-25 साल। 75,000 की ईएमआई, 20 साल और बस खत्म, जवानी खत्म। इसी को पहले कहते थे बंधुआ मजदूर। यह पहला रीजन था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, सारे वर्गों का शोषण। ऐसा कोई बचा ही नहीं जिसका इन लोगों ने शोषण ना किया हो। दूसरा रीजन फॉरेननेस, विदेशीपन। कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, बहुत नाराज हो जाते हैं। अवध ओझा जो है बहुत मुगलों की तारीफ करते हैं, मुसलमानों की तारीफ करते हैं, दुबई से इनका पैसा आता है, सऊदी वाले इनको पैसा भेजते हैं। मुझे इस देश की चिंता है, बस मुझे सिर्फ इस देश की चिंता है, बाकी मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है। मैं जब भगत सिंह को देखता हूं तो बगल में मुझे हमेशा शफकउल्लाह खान खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। जब मैं चंद्रशेखर आजाद को देखता हूं तो खान अब्दुल गफ्फार खान दिखाई पड़ते हैं। जब मैं राधा कृष्णन को देखता हूं तो उनके बगल में मुझे एपीजे कलाम दिखाई पड़ते हैं। बहुत सारे घरों में चोर उचक्के पैदा हो जाते हैं, तो पूरे घर को ब्लेम कर दोगे? अब उसी रावण के घर में विभीषण भी है। और मुगलों ने जो संपत्ति कमाई तभी तो अंग्रेज लूट के ले गए। हमको आज तक कोई इस बात का जवाब नहीं दे पाया कि अगर मुगलों ने लूटा, लोग कहते हैं मुगलों ने लूटा, चलो ठीक, मान लिया मुगलों ने लूटा। बड़ा सामान्य सा सवाल है मेरा लोगों से, जब कोई पैसे, तो मैं जाता नहीं डिबेट उबेट, तो मैं मना कर देता हूं, कौन जाए? कोई डिबेट कर रहा है, लोग टीआरपी गेन कर रहे हैं। कहीं डिबेट तुम देख रहे हो? मजा ले रहे हैं सब, दोनों पार्टी मजा ले रही है। एक कह रही 9:45 हो गया है, 9:45 हो गया है, 9:45, सब मजा ले रहे हैं। अगर मुगल लूट के ले गए इस देश को, अगर मुगलों ने इस देश को लूटा, तो अंग्रेजों ने किसको लूटा है? क्या अंग्रेजों को कुबेर का घर का पता चल गया था क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले जितने लोग भी इस देश में आए, चाहे वो शक हो, चाहे वो हून हो, चाहे वो टर्क्स हो, चाहे वो मुगल्स हो, आए तो विदेशी बनकर, लेकिन फिर बन गए देसी, इसी देश की मिट्टी में समा गए। सिर्फ एक ईस्ट इंडिया कंपनी, ये एकमात्र अपवाद थे। तब बाहर से आए शक, हून, टर्क्स, मुगल्स, लेकिन धीरे धीरे ये भारतीय हो गए, ये सब भारतीय हो गए। ये अंत तक विदेशीपन बना रहा है इनका, अंत तक। किस वाइसरॉय ने होली खेली? किस वाइसरॉय ने दिवाली मनाया? बताओ। अरे ये जहां ये उठते बैठते थे वहां इंडियंस घुस नहीं सकते थे, लिखा बोर्ड लगा रहता था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। इतनी इंफीरियरिटी इन्होंने इस देश के लोगों में पैदा कर दी, बाबू और चपरासी के पद से ऊपर ही नहीं जाने दिया। टोटल डिस्क्रिमिनेशन, टोटल। कौन समझाए इस देश के लोगों को? अभी बोल दूंगा तो बुरा लग जाएगा। ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन, क्षत्रिय ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, अवध ओझा। पर इस देश की दशा को देखकर दुख बहुत होता है। बता तो रहे हैं कि जो जुआ खेलने के लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं, शराब पीने के लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लिटरली वीडियो में गाली दे रहे हैं, गाली सिखा रहे हैं आपके बच्चों को, वो सम्मान पा रहे हैं। कह रहे सेलिब्रिटी है ये। कौन है भाई? इन्फ्लुएंसर है।
फॉरेननेस। उनका कॉन्सेप्ट क्लियर था, वापस जाना है। ना यहां का मौसम अच्छा लगता था उन्हें, ना यहां के आदमी अच्छे लगते थे उन्हें। उन्हें रुकना ही नहीं था, सिर्फ लूटना था। तो दोनों पार्टी के बीच खाई हमेशा बनी रही, दोनों पार्टी के बीच खाई, गॉर्ज, खाई बरकरार रही। तभी वो सौहार्द, प्रेम, भाईचारा मतलब ही नहीं था। तीसरा रीजन, shattering of the notion of British invincibility। ब्रिटिश अपराजय हैं, इसका भ्रम टूटा। कैसे टूटा? अपराजय, इनविंसिबल, ब्रितानियों की अपराजयता का भ्रम टूटा। पहला अफगान वॉर, फर्स्ट अफगान वॉर, कौन था गवर्नर जनरल? फर्स्ट अफगान वॉर 1838 ऑकलैंड, और क्रीमियन वॉर 1854। अफगान वॉर, अफगानियों ने धुआं कर दिया। दो युद्ध अंग्रेजों ने अफगानियों से लड़ा था। दोनों, अफगानियों से कौन लड़ेगा यार? किसकी हिम्मत है जो अफगानियों से लड़ेगा? अफगानिस्तान को कहा जाता है द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स इन द वर्ल्ड। इसलिए तुमसे कहता हूं, शरीर और मन को ताकतवर बना लो। इसीलिए तुमसे बार बार कहता हूं, लग्जरी नपुंसकता पैदा करती है। हां, तुम इसको बात कर जानकर आश्चर्य करोगे। हमारे यहां आज से करीब 8-9 साल पहले की बात है, मेरी सोसाइटी में एक साहब रहते हैं। इस वक्त उनकी उम्र है 65 के आसपास। तो उनका जो फ्लोर है वो 14th फ्लोर है, 14वें मंजिल पर रहते हैं। तो एक बार मैं ऐसे ही, मैं लिफ्ट में जा रहा था, तो वो बोले, हाँ यंग मैन, आर्मी के आदमी, हाँ ये सर। अरे बोले, लिफ्ट से किधर जा रहा है, आजा सीढ़ी से चलते हैं। 65 ईयर्स, 65। अरे मैंने कहा, सर आप तो 10th फ्लोर पे आए, 14 जेंटलमैन आई स्टर्न 14th फ्लोर। अरे मैंने कहा 14 मंजिल पैदल जाओगे सर? अरे बोले, व्हाट पैदल? The strength of the body depends upon the labor you do. Sweating means strength. फौजी आदमी, हमने सोचा कुछ बोल दे, मार दो 3 फाइट। फौज का आदमी खतरनाक, उससे आप जवान लड़ाई नहीं सकते, उससे आप बहस नहीं कर सकते, उससे आप डिबेट नहीं कर सकते। वो फौजी आदमी पकड़ गर्दन वर्दन घुमा दिया, खत्म। फौजी मतलब डेंजरस। फौजी का जो पर्यायवाची है वो है डेंजरस। फौजी जो कहे, रात में अगर कहते कि भैया देखो अब कभी रात दिन नहीं होगा, तो जी बिल्कुल जी, अब तो अब दिन हो ही नहीं सकता। और वो भी इंडियन आर्मी, दुनिया की सबसे डेंजरस आर्मी, उनसे कौन बहस करे? और उनको मैंने देखा 65 साल की उम्र में वो आदमी 14 मंजिल। तो मैंने कहा, सर, बोला, यू नो जेंटलमैन, आई डोंट हैव बीपी शुगर एंड ऑल, ट्वाइस इन अ डे आई कम डाउन, आई गो अप। सर, उसके बाद कभी अपवाद में मैंने लिफ्ट का इस्तेमाल किया हो, वरना 14 मंजिल तक तो मैं नहीं करता सर। मैं तो 7th पे रहता हूं, पर मैं नहीं करता सर। और उस आदमी का वो जो स्टेटमेंट था कि लग्जरी क्रिएट्स इंपोर्टेंसी, एकदम दिमाग में जाकर बैठ गया सर। ताकत सर, वो जो चीज है ना, ये देखो, इनकी जो अपराजयता का भ्रम था, डॉक्टर अंबेडकर, अपर कास्ट की जो श्रेष्ठता का भ्रम था कि कोई नीच जाति का आदमी वेद नहीं पढ़ सकता, पुराण नहीं पढ़ सकता, संस्कृत नहीं पढ़ सकता, उस आदमी ने सब तोड़ दिया। डॉक्टर अंबेडकर क्यों भगवान है दलित के लिए? इन सबको नीची जातियां माना जाता था कि ये पढ़ ही नहीं सकते। एल्फिंस्टोन कॉलेज में उनको संस्कृत नहीं दिया, कहा ना ये नीच जाति के, इनको संस्कृत नहीं दिया जाएगा, तो बेचारे पर्शियन पढ़े। हालांकि बाद में उन्होंने संस्कृत पढ़ा, और इतना पढ़ डाला डॉक्टर अंबेडकर ने, इतना
तो जो अपर क्लास, उच्च वर्ग की सर्वोच्चता का भाव था वो टूट गया, टूट गया। ये क्या भाई, इनको तो एशिया की एक छोटी सी मरी हुई कंट्री ने हरा दिया। अफगानी हरा सकते हैं भाई अपने, तो हम क्यों नहीं हरा सकते? अपराजयता का भ्रम टूट गया, तीसरा रीजन। चौथा रीजन, द रोल ऑफ डलहौजी। और योग निद्रा 3 महीना मेरे साथ लगातार कर लोगे भाई साहब, जीवन बदल जाएगा। और गाली हमको चाहे जितना दो, वो तो अलग बात है। जैसे बच्चे जो होते हैं वो 15 से 20 साल में माँ बाप को बहुत कोसते हैं, फिर 30-35 में जाके कहते हैं यार पापा ऐसे कहते थे, यार मम्मी ऐसे कहती थी, यार ये कर लेते तो ऐसा हो जाता। तो आज भले तुम हमें गाली दे लोगे, लेकिन एक समय आएगा जब तुम कहोगे कि नहीं यार मास्टरवा ऐसे ही बोलता था। आज की योग निद्रा में निद्रा ही आ गई। एक तो सुबह 5 बजे उठना और उसमें से फिर बेड में जाकर योग निद्रा। बेड में कौन योग निद्रा करता है, पागल कहीं के। चटाई बिछाओ जमीन पे, दरी चटाई ये सब बिछाओ, कंबल बिछा लो, सबसे बढ़िया कंबल, अभी ठंडा का समय चल रहा है, एक कंबल ले लो, कंबल बिछा लिया करो। बेड में जाके योग निद्रा कर रहे हैं। रोहन अंसारी काटेंगे बेटा, जान लेना। हाँ वो 2-4 दिन नींद आएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2-4 दिन तो आएगी, वो कोई इश्यू नहीं है, वो कोई मुद्दा नहीं है। पर तुम देखना 1 महीने बाद, 1 महीने बाद तो तुम्हारा खेल ही बदल जाएगा। द रोल ऑफ डलहौजी, एनेक्सेशन ऑफ अवध, अवध का अधिग्रहण। अवध का अधिग्रहण, कौन गुस्सा हुआ? अवध के सिपाही, सोल्जर्स। 75,000 सोल्जर थे, 75,000 सोल्जर्स थे। दुख बहुत हुआ सबको, राष्ट्रवाद की भावना थी नहीं, लेकिन क्षेत्रवाद तो था। इन्हीं अवध के सिपाहियों ने कंपनी की मदद की पूरे भारत को जीतने में, और अवध ने कंपनी के साथ कभी बदतमीजी की नहीं। और डलहौजी ने बिना मतलब उसी को एनेक्स कर लिया, कहा महल एडमिनिस्ट्रेशन। और फिर जनता से कहा कि मैं तुम्हें नवाब के कुशासन से बचाना चाहता हूं। लोगों ने कहा बचाओ। डलहौजी ने कहा बहुत हुई कुशासन की मार, अब की बार सुशासन सरकार। अरे लोगों ने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, अब की बार सुशासन सरकार, चलो चलाओ सुशासन सरकार। इन्हीं का लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया। डलहौजी ने कहा अब की बार बहुत हुई कुशासन की मार, अब की बार सुशासन सरकार। तो लोगों ने कहा यार ये तो बहुत सही बात है। पता लगा लोगों का ही लैंड रेवेन्यू बढ़ गया, भूमि कर बढ़ गया, इंक्रीज इन लैंड रेवेन्यू। तो सिपाही नाराज, किसान नाराज, तालुकदार नाराज, उनकी जमीनें छीन ली गई। किसानों को भाई अवध पे कब्जा कर लिया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। कैसे? सेना को भंग कर दिया गया, सेना भंग हो गई, सेना भंग, डिसबैंडेड द आर्मी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। एपी सेंटर मेरठ था, अवध। अवध का क्षेत्र हालांकि वो पूरा अयोध्या, फैजाबाद, लखनऊ ये सब क्षेत्र आता है अवध का, औध। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्धांत। जो भी अंग्रेजों का साथ थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो भी अंग्रेजों के सहयोगी थे उनका राज्य छीन लिया। जो भी इनके सहयोगी थे, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेशन कम एनेक्सेशन, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेशन कम एनेक्सेशन। अधीन के करने के पश्चात अधिग्रहण, अधीनता से अधिग्रहण, अधीनता से अधिग्रहण। झांसी, सतारा। आप किसी को दुश्मनी करके खंजर मारते हो तो उतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन दोस्ती करके मारते हो, फिर लोगों को लगा कि ये तो बहुत गंदे लोग हैं यार, ये तो बहुत है, बहुत नीच टाइप के लोग हैं, तो दोस्ती करके हलाल करते हैं।
द रोल ऑफ डलहौजी। पांचवा, फिफ्थ रीजन, थ्रेट टू रिलीजन्स, धर्म को खतरा। और धर्म बहुत बड़ी चीज है इस दुनिया में। जो धर्म को समझ के मानना वो तो भगवान बन गया, और जो धर्म को बिना समझे माना वो शैतान बन गया। मैं सोचता था कि शैतान कौन है? जो धर्म को नहीं समझ के धर्म का पालन करता है वो शैतान है। यही शैतान की परिभाषा है। जो धर्म को ना समझते हुए उसे मानता है वो शैतान है, क्योंकि धर्म बहुत बड़ी चीज है। और जो धर्म को समझ गया और उसे मानता है वो भगवान है। सोचते थे शैतान कहां से आया यार? जब सारी ब्रह्मांड भगवान ने बनाया तो क्या जरूरत थी भगवान को शैतान बनाने की? तुम्हारा ही तो चेला है, तुम काहे बनाए जब तुमको पता नहीं बदतमीजी करेगा? इसका मतलब तुमको मजा आता है कि लोग परेशान रहे, और तुम मजा ले रहे हो, शैतान बना दिए। वो गया अवधोजा को छेड़ दिया, ये तो कोई सुंदर स्त्री, फिर दंड तुम हमको दे रहे हो, छेड़ा शैतान ने और दंड हमको दे रहे हो। फिर शैतान के कहने में आ गया, अरे तो शैतान भी तो तुम्हारा ही चेला है। इस दुनिया में कोई शैतान नहीं है। जो धर्म को बिना समझे मानते हैं वो शैतान है, और जो धर्म को समझकर मानते हैं वो भगवान है। अब अंग्रेजों ने क्या किया? मिशनरीज को सपोर्ट किया। खुलेआम मिशनरीज घूमती थी इन द नेम ऑफ द फादर एंड द सन, और राज्य का अगर सपोर्ट मिल जाए कहने की कोई जरूरत ही नहीं। आज देख लो, राज्य का सपोर्ट अगर किसी को मिल जाए, भारत का प्रधानमंत्री हमसे कहता है कि अवध भाई देख लो जो देखना, जो करना करो, मैं देख रहा हूं। अभी मैं इस टीवी में हाथ डाल के मनोज कुमार को बाहर निकाल लूं, राज्य अगर समर्थन में खड़ा हो जाए, राज्य मतलब भगवान, स्टेट से आप नहीं लड़ सकते हो। असीम शक्ति का मालिक है स्टेट। स्टेट के साथ बदतमीजी करे, उठा लिया पुलिस वाले की, साहब ये सड़क पे पेशाब कर रहा था। अरे नहीं मैं तो रात में पेशाब ही नहीं कर रहा था साहब, इंडिसेंसी औरतें जा रही थी साहब, सड़क पे पेशाब कर रहा था। लो, तुमने कहा साहब हम तो रात में निकले ने, हाँ भाई तुमने देखा था? जी साहब देखा था सर, रात में 2 बार आया था साहब। अच्छा 2 बार आया था? लो, स्टेट इतनी ताकतवर चीज है। मिशनरीज को खुली छूट, जाओ जहां तक शिकार कर पाओ तुम्हारा इलाका है। आर्मी में चैपलन्स, लॉ ऑफ 1850 कि अगर कोई कन्वर्ट होता है तो पैतृक संपत्ति में उसका अधिकार बना रहेगा। गवर्नमेंट इनैक्टमेंट 1850 का एक अधिनियम आया कि कन्वर्जन किए तो तुम्हारा पैतृक संपत्ति में तुम्हारा अधिकार बना रहेगा। ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स, मानवतावादी कदम। एग्जाम्पल, अबोलिशन ऑफ सती सिस्टम का अंत किया अंग्रेजों ने। अब काम तो अच्छा था, लेकिन किया किसके? अंग्रेजों ने। अब अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब भारत के प्रधानमंत्री अगर होते और असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर ट्रिपल तलाक को खत्म करते तो किसी मुसलमान को कोई दुख नहीं होता। बीजेपी और मोदी प्राइम मिनिस्टर, ऐसे अंग्रेजों का शासन और विलियम बेंटिक भारतीय समाज में सुधार कर रहा है, तो उसको नेगेटिव नजर से देखा गया। पहला रीजन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, आर्थिक शोषण। दूसरा, फॉरेननेस, विदेशीपन। तीसरा, इनविंसिबिलिटी,
अपराजेत। चौथा, रोल ऑफ डलहौजी। पांचवा, धर्म पर हमला। छठा, इमीडिएट कॉज, तत्कालिक कारण, ग्रीस्ड कार्टेजेस। चर्बी युक्त कारतूस। कल शाम को इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, कुछ है नहीं, बड़ा इजी सा चैप्टर है। अब अगला कल सेंटर डिस्कस कर लेंगे, फिर रीजंस ऑफ फेलियर डिस्कस कर लेंगे, फिर इसका इंपॉर्टेंस डिस्कस कर लेंगे, 3 टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, बस ये खत्म हो जाएगा। इसका आउटलाइन बना देंगे, बस ये टॉपिक खत्म। मूवी पे कल डिस्कशन करें, कल मुझे याद दिलाना, तिकड़म पे डिस्कशन करना है, और उसको ट्रेंडिंग भी कराना है, हैशटैग तिकड़म वॉच। हम बताएंगे तब करना है, अभी ऐसे नहीं करना है। चलो ठीक है, फिर कल मुलाकात होती है 8 बजे। जय हिंद, जय भारत।